हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि DSSB के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम जो है DSSB के लिए जो है हिंदी के क्वेश्चंस भी जो है करने शुरू कर रहे हैं और 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब जो है हम कवर करने वाले हैं और साथ साथ जो है पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो आपकी जो हिंदी ग्रामर है वो पूरी जो है इस तरीके से कवर हो जाएगी, फिर आपको अलग से जो है हिंदी ग्रामर को वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया जिस टॉपिक से वो है संधि विच्छेद का, और संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे सज्जन का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो सज्जन को कैसे लिखा जाता है? सत जमा जन जो है इसको लिखा जाता है। सत जमा जन क्या बन जाएगा? सज्जन। ठीक है, इसमें ये याद रखना है, कभी कभी ये शुद्ध शब्द में भी दे सकते हैं, तो आधा जय आता है और पूरा जय आता है। जैसे एक उज्ज्वल शब्द है तो उसमें आप देखेंगे तो दोनों ही जय जो होते हैं वो क्या होते हैं? आधे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। समास आपको इसमें ज्ञात करना है। चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्यय और कर्मधारय। यहाँ पे है यथाशक्ति। यथाशक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास। यथाशक्ति का कई बार जो है क्या पूछ लिया जाता है? समास विग्रह पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। अब अव्यय भाव समास की पहचान क्या होती है? अव्यय भाव में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय। जैसे यथा। ठीक है, ओके। अव्यय क्या होता है? जिससे लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो एज इट इज जो है रहता है, उसमें मतलब कोई फर्क जो है उसको जोड़ने से नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी तरीके से और भी वर्ड बनते हैं, यथा कर्म हो गया, यथा नियम हो गया, एक जैसे प्रति हो गया। ठीक है, प्रति और दिन। प्रतिदिन मतलब हर रोज। ठीक है, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। प्रति वर्ष हो गया। ठीक है, ओके। आ जन्म हो गया। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, या जो लगातार दो वर्ड एक जैसे आए, वहां पर भी अव्यय भाव होता है। जैसे मैंने लिखा घर घर। क्या लिखा मैंने? घर घर। रातों रात। इनमें भी जब दो वर्ड एक जैसे आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो वहां पर भी अव्यय भाव समास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे अव्यय भाव समास हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तत्पुरुष समास है, जिसमें दूसरा पद जो है क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या मिलेगा? जब भी आप विग्रह करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको कारक, मतलब कारक जो है उसके अंदर छुपा होता है। जैसे मैंने बोला देशभक्ति। देशभक्ति का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति। के लिए क्या है? यहाँ पे कारक है, तो जिसके अंदर कारक होता है वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे लिखा राजपुत्र। अब देखो दूसरा पद प्रधान की बात क्या है? यहाँ पे कौन सा पद प्रधान है? पुत्र, यानी कि जो दूसरा पद है पुत्र का जो है इसमें क्या है? ज्यादा प्रधानता है। ठीक है, तो राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। ठीक है, सराहत, सर से आहत। आहत जो है यहाँ पे क्या है? मतलब प्रधान शब्द है। ठीक है, राह खर्च हो गया। खर्च हो गया, राह से ज्यादा बड़ा जो कौन सा वर्ड रहेगा? खर्च रहेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो इस तरीके के जब भी अब आप उसको विग्रह करके देख सकते हैं, जहां पे आपको कारक मिलेगा वहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको बता दिए हैं। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आता है द्वंद्व समास, जहां पे दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे? जैसे माता और पिता। किसी मतलब कोई भी इनमें से कम नहीं है कि पिता कम है या माता कम है, दोनों का मतलब दोनों क्या है? इक्वल है, माता पिता। अब अंदर बाहर। ठीक है, सुख दुख। एक तो इनमें योजक चिन्ह मिलेगा आपको। ठीक है, योजक चिन्ह मिलेगा। तो ये क्या होते हैं? जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब एक आता है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? इसमें विशेषता मिलेगी आपको, विशेषण विशेष्य। ठीक है, विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में मतलब देखो, विशेषण क्या होगा? जो विशेषता है, जो किसी चीज की विशेषता है वो विशेषण होगा। विशेष्य क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें विशेषण और विशेष्य आपको मिलेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, नील गगन। नील
गगन। अब देखो गगन क्या है, आसमान। अब आसमान कैसा है, नीला है। अब जो आसमान है वो नीला है, तो ये नीला जो है इस आसमान की विशेषता है। तो जो विशेषता बता रहा है जो शब्द, वो विशेषण होगा, तो ये विशेषण हो गया। और जिसकी बताई जा रही है विशेषता, उसको बोलते विशेषण, विशेष्य सॉरी। तो विशेषण और विशेष्य जो है इसमें मिल गया, ठीक है। तो ये क्रमधारय समास जो है हो जाएगा। तो नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, ठीक है। तो वहां पे कर्मधारय, देखो इनमें जब ये जो शब्द हमने पढ़े, पीताम्बर हो गया, चंद्रमुख हो गया, इनमें जो है बहुब्रीहि समास भी होता है। लेकिन कब होता है, जब हम इन पीताम्बर, आपको पता है पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन पीत है जो अंबर, इस तरीके का जब भी होगा वहां पे कर्मधारय समास आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया, वेट, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। यहां पे पूछा गया जिसमें उपसर्ग नहीं है। देखो अपवाद। अब देखिए जब भी हम अलग करेंगे तो जो उपसर्ग अलग होगा उसके बाद जो भी शब्द बचेगा उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जो है जरूर निकलता है, ठीक है। अब देखिए अपवाद, अपवाद में अगर मैं अप को अलग कर लूं तो वाद बचेगा, ठीक है। वाद का अपना एक मीनिंग होता है और अप यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। सेम पराजय, परा और जय, जय पता है एक शब्द है, किसी का नाम भी हो सकता है। जय एक तरीके से जो जय बोली जाती है वो भी हो गया, ठीक है। तो परा यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है। प्रभाव, प्र और भाव, ठीक है। भाव के भी दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। और अब बचा यहाँ पे ओढ़ना, ओ और ढना अगर हम अलग करते हैं तो ढना का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखिए उपसर्ग लगता है शब्द के आगे, ठीक है, शब्द के आगे। और जो शब्द के पीछे लगेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रत्यय। प से प याद रखना है, प्रत्यय तो पीछे लगाना है अब हमें, ठीक है। देखो अब यहां से हम हर एक पे लगा के देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं पता, आ तो अजा, अजी, ठीक है, अज्जू, बड़ी यू है ये, और अजी ये, ठीक। तो यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा अजा, ठीक है। अजा का जो है कोई ना कोई मीनिंग होता है, बाकी सबका नहीं होता है। अजा क्या होती है, अजा आप शक्ति बोल सकते हैं, ठीक है, प्रकृति बोल सकते हैं, ठीक, या जिसका जन्म न हो, ठीक है, जिसका जन्म ना हो उसको भी अजा बोला जाता है, ठीक है। ओके, जिसका जन्म न हो तो इसको हम प्रकृति या आदि शक्ति के रूप में जो है जानते हैं। तो अजा जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो तीन ऑप्शन है यहाँ पे, निपुण, मधुर, मिठास और मित्र। जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का जो है बोध होता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा जो है बोलते हैं, ठीक है। जैसे मित्र जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निपुण, मधुर और मिठास ये तीनों भाव में आ जाएंगे, ठीक है। ये तीनों ही किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है ज्ञात कीजिए। किसी का फोन आया, किसी का, ठीक है। निश्चयवाचक मतलब निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। देखो प्रश्नवाचक तो है ही नहीं, निजवाचक जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है निश्चय और अनिश्चयवाचक। तो किसी का फोन आया था, अब हमें नहीं पता है कि वो कौन था, किसी का यहाँ पे वर्ड आया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। निश्चयवाचक में आपको कौन से शब्द दिखाई देंगे, जहां पर जिस वाक्य में वे शब्द आ जाए, यह, वह, ठीक है, मतलब जिसमें मतलब जो भी किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध कराएंगे वो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में जो है निश्चितता का बोध नहीं होगा, तो इसमें आपको शब्द मिलेगा कोई, कुछ, किसी, इस तरीके के शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक में जो है क्या होगा, हम प्रश्न पूछते हैं कौन, किसने, ये शब्द मिलेंगे। और एक यहाँ पे निजवाचक है, तो निजवाचक में मैं आ सकता है, आप आ सकता है, अपनी आ सकता है, तो ये तरीके के शब्द होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, ओके, इसमें है
दिए गए वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं ज्ञात कीजिए। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें पूछा गया कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी भी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। ठीक है, तो भले और महान लोग, लोग कैसे, भले और महान, ठीक है, भले और महान। और इसके बाद लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। देखिए लोग और संयम, व्यवहार, ये दो जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे विशेष्य। और इनकी विशेषता कौन बता रहे हैं, देखिए भले और महान लोग, लोग कैसे हैं, भले हैं और महान है, ये क्या है, विशेषण है जो कि लोगों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये विशेषण हो जाएंगे। और साथ में व्यवहार की जो विशेषता बता रहे हैं कि व्यवहार कैसा हो, उचित और संयमित, ये भी क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 विशेषण हो जाएंगे और 2 विशेष्य हो जाएंगे। विशेष्य कौन कौन से हैं, लोग और व्यवहार। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। वह पढ़ाई कर चुका है। अब यहां पे क्रिया जो है हमको बतानी है। क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलेगा। ठीक है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। तो अब यहां पे देखो क्रिया के भेद बता दिए गए हैं, जैसे सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया है, या नामबोधक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो इसमें हमें वो बतानी कि कौन सी जो है इसमें क्रिया यूज हुई है। देखिए अगर हम क्रिया की बात करें तो कर्म के आधार पर भी क्रिया के भेद पूछे जाते हैं और प्रयोग के आधार पर भी। देखिए कर्म के आधार पर इसकी क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। इसी तरीके से प्रयोग के आधार पर भी जो है क्रिया के भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 4, जिसमें कौन कौन से आती हैं, संयुक्त क्रिया आती है, जो चारों इसमें ऑप्शन दिए हैं, सहायक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है और पूर्वकालिक। प्रेरणार्थक को भी जो आप नामबोधक क्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक पूर्वकालिक क्रिया होती है। ओके, संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब क्रिया 2 या 2 से अधिक के मेल से बनी हो। ठीक है, जैसे मैंने पत्र लिख दिया है, मैंने पत्र लिख दिया है, इसमें संयुक्त क्रिया है। जहां पे 2 या 2 से अधिक के मेल से जब क्रिया बनती है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ओके, दूसरा होती है सहायक क्रिया, जो क्रिया की हेल्प करती है। जैसे तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्रिया की क्या की जा रही है, हेल्प की जा रही है, तो वहाँ पे सहायक क्रिया हो जाएगा। इसी तरीके से पूर्वकालिक क्रिया होती है, जिसमें मुख्य क्रिया से पहले जो है मतलब एक काम करके जो है दूसरा शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मोहन पढ़कर खेलने चला गया, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है, मतलब जिसमें काम खत्म हो चुका हो वहाँ पे क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। और अगला आता है नामबोधक। ठीक है, जहां पे स्वयं कार्य न करके जो है किसी और को कार्य करने को प्रेरित किया जाए या किसी और से कार्य करवाया जाए, वहां पे जो है नामबोधक या प्रेरणार्थक क्रिया जो है हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काम हो चुका है, तो जहां पे काम हो चुका होता है और उससे अगर आगे भी काम शुरू हो जाता है तो जहां पे काम खत्म हो चुका है वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो जहां पर भी काम खत्म हो रहा है वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द ज्ञात कीजिए। नशा, खराटा, चूड़ी या देवता। तो इनमें से जो विदेशी होगा वो हो जाएगा नशा शब्द। नशा शब्द कैसा है, विदेशी शब्द हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अजर, अजर का पर्यायवाची पूछा इसने। ठीक है, तो अजर का क्या हो जाएगा, सुर हो जाएगा। अजर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुर आ जाएगा। दैत्य, दानव और दानव, किन्नर अलग है, दैत्य और दानव तो जो है वो हो जाएंगे। अजर के पर्यायवाची जो है ये नहीं बनेंगे। ठीक है, अजर का आप बोल सकते हैं अमर,
अमर भी बोल सकते हैं, अजर अमर एक ही चीज़ है। चिरंजीवी अनश्वर जो होता है उसको बोला जाता है, तो सुर जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे विलोम शब्द बताना था, जैसे औषधि था, औषधि का क्या हो जाएगा, अनौषधि। विशोधनी विशोधि नहीं होगा, अनौषधि जो है सही बनेगा। ठीक, ओके। यहाँ पे देखिए शुद्ध वृत्तनी पूछी थी, तो पक्षी वृंद, सिर्फ पक्षी जब हमको लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ पक्षी अगर हमें लिखना है, लेकिन यहाँ पे पक्षी वृंद, तो जो ये मात्रा है ये आगे आ जाएगी, तो पक्षी वृंद जो है ऐसे होगा, पक्षी तो होगा ही नहीं। ठीक है, और वृंद में भी जो है इस तरीके से न लगाकर जो है इस तरीके से लिखा जाएगा ये। ठीक है, तो पक्षी वृंद होगा सही। चलिए आगे देखिए, जिसे भूमि के अंदर का ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द, जिसे भूमि के अंदर का ज्ञान हो, भूगर्भ वेता। भूगर्भ, भूगर्भ क्या होता है, जो भूमि के अंदर जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं। ओके, और जानने वाला जिस चीज़ का ज्ञान होता है उसको क्या बोला गया, वेता। तो भूगर्भ वेता जो है इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। गण गण्य युग्म का सही शब्द बताना है। गण क्या होता है, गण, गण होता है समूह, ग्रुप। ठीक है, और गण्य क्या होता है, जो गिनने योग्य होता है, मतलब जिसे गिना जा सके वो क्या हो जाएगा, गण्य हो जाएगा। ठीक है, तो गिनने योग्य गण्य। चलिए नेक्स्ट है, गीदड़ डैश अपनी बात दोहराने लगा। ठीक है, तो देखिए हर एक को रख के आप देख सकते हैं, गीदड़ कितनी अपनी बात दोहराने लगा, गलत है। गीदड़ कई बार अपनी बात दोहराने लगा, ये भी गलत हो जाएगा। गीदड़ बार बार अपनी बात दोहराने लगा, दोहराने की बात आ रही है तो बार बार आ जाएगा, ना कि कई बार। ठीक है, तो बार बार। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। ओके, ज्ञ और अज्ञ, और तरणी और त्रिणी, और तृण त्राण, और चतुष्पद और चतुष्पद, ये दिए हैं जो सही नहीं है। देखो गे, गे होता है गाने योग्य, और अजय जानने योग्य। त्रिणी, त्रिणी क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, त्रिणी क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और तरणी क्या होता है, नाव होता है। देखिए अगर आगे की मात्रा है तो सूर्य, और पीछे की मात्रा है तो नाव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है तृण, तृण तिनका, और त्राण तीर, नहीं ये जो है गलत गलत जो है यहाँ पे हो जाएगा। नहीं, देखिए यहाँ पे तृण तिनका तो सही है, लेकिन त्राण तीर नहीं। त्राण होता है बचाने वाला, जो रक्षा करता है उसको बोलते हैं, तो तीर को नहीं बोलते हैं, रक्षा करने वाला कह सकते हैं। चतुष्पथ चौराहा, और चतुष्पद चार पैरों वाला। ठीक है, पथ मतलब वही होता है ना, रास्ता। ठीक, तो चौराहा जब होता है उसको बोलते हैं चतुष्पथ, क्योंकि वो रास्ते की बात हो रही है। और चतुष्पद, पद मतलब पैर, चार पैरों वाला, चतुष मतलब चार। ठीक है, चतु जो हो जाए चार हो जाएगा ना, तो चार पैरों वाला। ठीक है, चतुष्पद। ठीक, तो यहाँ पे जो गलत था वो ऑप्शन 3 में था। चलिए अगला है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भयंकर अनल में मकान जल गया। अनल, अब देखो यहाँ पे अनल मतलब अग्नि, अनल मतलब अग्नि। ठीक है, ये दो तो है ही नहीं। ओके, और अनिल क्या होता है, अनिल क्या होता है यहाँ पे, अनिल मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, अनिल होता है ना, हवा, हवा। ठीक है, अनिल का मतलब हवा, और अनल का मतलब अग्नि। ठीक है, तो अब भयंकर अनिल में नहीं कह सकते थे, क्योंकि अनिल हवा होता है, तो हवा में मकान नहीं जलेगा, अग्नि में जलेगा। तो अनल मतलब अग्नि, तो भयंकर अग्नि में मकान जल गया, तो यहाँ पे अनल आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दही का लिंग ज्ञात करना है। ये शब्द यहाँ पे दिया गया है, दही। ओके, दही में क्या होता है, पुल्लिंग होता है। दही कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। ओके, ये याद रखना है, पुल्लिंग शब्द है। दही बहुत बार पूछा जाता है, तो ये पुल्लिंग लिंग है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन का उदाहरण नहीं है। इनमें से जो एक वचन का उदाहरण नहीं है वो बताना है। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में ही रहते हैं, और कुछ शब्द ऐसे तो जो बहुवचन में ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रायता, लस्सी और तेल, ये एक वचन के उदाहरण है। जो नहीं है वो है समाचार। ठीक है, समाचार जो है ये एक वचन का उदाहरण नहीं है, तो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह रोज घर को जाता है, वह रोज घर जाता है, सिर्फ इतना सही हो सकता है। राम ने भक्तों को कथा सुनाई, ये सही है। वह ट्रेन के साथ ही यात्रा कर रहा है, वह ट्रेन के साथ ही, वह ट्रेन से यात्रा कर रहा है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। सीमा ने अपनी सहेली के लिए सोने का हार लिया, लिया हो सकता है, या सीमा ने अपनी सहेली को सोने का हार दिया, सहेली को, ठीक है, सहेली को सोने का हार दिया, के लिए नहीं, सहेली को सोने का हार दिया, ऐसे हो सकता है। तो इसलिए यहाँ शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम ने भक्तों को कथा सुनाई, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। संभाव्य भविष्य काल आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, उपवन में फूल खिलेंगे, शायद आज मिठाई। देखिए, जब भी संभाव्य की बात आएगी तो उस चीज में क्या मिलेगा आपको, संभावना मिलेगी कि ये काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। उपवन में फूल खिलेंगे, इसमें कोई संभावना नहीं बता रही है, लेकिन यहाँ आज मिठाई बांटी जाए, शायद आज मिठाई बांटी जाए, तो ये जो है शायद वर्ड आ गया यहाँ पे, आपने देखा, तो ये संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर ये होता शायद उदिता आज बाजार जा रही होगी, ठीक है, या शायद उदिता आज बाजार जाएगी, वहां पर भी संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा, ठीक है, मतलब जिस चीज की संभावना हो। अब उदिता बाजार जा रही होगी, इसमें संभावना नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का पुरुष है, ज्ञात कीजिए। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है। तुम्हें, 3 तरीके के पुरुष होते हैं हिंदी में, कौन सा होता है? सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम आता है, और सबसे लास्ट में आता है अन्य पुरुष, ठीक है, ओके। तो जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो वो क्या रहेगा, मैं, मुझको, मेरी, ये उत्तम में आ जाएंगे, उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष क्या होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाएगा वो मध्यम पुरुष। जब हम अपनी बात कर रहे हैं, जब अपने बारे में बता रहे हैं, तो वो तो उत्तम पुरुष है। जो हमारी बात को सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है, और उसे हम क्या कह के संबोधित करेंगे, तुम्हें, ठीक है, तुम, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स जो होंगे वो मध्यम पुरुष में आएंगे। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी, यहाँ पे तुम्हें की बात हो रही, मैंने होता तो उत्तम हो जाता, लेकिन तुम्हें मतलब जो तुम्हारी बात को सुन रहा है वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। अन्य पुरुष में जब भी हम किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अपने के बारे में अन्य के बारे में जब हम बताएंगे तो वो हो जाएगा, ओके। तो वह, वे, इन सब में जो है अन्य पुरुष हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा है यहाँ पे, दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, और इसमें दिया है नित्य पक्ष, पूर्ण पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष या अपूर्ण पक्ष। चलिए इसको देखते हैं, ओके। चलिए देखिए, नाम से पता चल रहा है नित्य पक्ष। नित्य मतलब जो डेली होता है, जो चीज हर रोज हो रही है, ठीक है, सदा बने रहने का जिसमें बोध होता है, वो नित्य पक्ष। अब ठंडी हवा हर रोज थोड़ी चलेगी, ठीक है, तो नहीं होगा। पूर्ण पक्ष क्या होता है, क्रिया की जब पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है वो पूर्ण पक्ष होगा, ठीक है। अभी तो ये चल ही रही है, और जहां पे क्रिया की पूरी तरह जब समाप्त नहीं होती है, जब पूरी तरह समाप्त हो जाए तो पूर्ण पक्ष, और जब पूरी तरह समाप्त नहीं होती तो अपूर्ण पक्ष। तो अब बचा क्या, सातत्य बोधक पक्ष, ठीक है, सातत्य बोधक पक्ष। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया की मतलब चालू रहने का बोध होता है, मतलब क्रिया जो है इसमें चल रही है, ठीक है। तो ठंडी हवा चल रही है, ये क्या हो जाएगा, सातत्य बोधक हो जाएगा। नित्य पक्ष में क्या हो जाएगा, मतलब नित्यता में आप बोल सकते हैं पृथ्वी गोल है। अब देखो, पृथ्वी ऐसा तो नहीं है कि आज गोल है और कल अलग तरीके की हो जाएगी, ठीक है, चकोर हो जाएगी या चपटी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। गोल है तो गोल है, वो रहेगी, ठीक है, तो वो नित्य पक्ष होगा। अब बात करें हम अपूर्ण की, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, इसमें भी क्या है, अपूर्ण पक्ष है, लेकिन वह ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, इसमें क्या रहेगा, सातत्य बोधक पक्ष जो है इसमें रहेगा, चालू रहने का, जब क्रिया का चालू रहने का जब बोध होता है, ठीक है। हवा क्योंकि क्या कर रही है, चल रही है, ओके, तो यहाँ पे सातत्य बोधक पक्ष हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण नहीं है। आज्ञार्थक वृत्ति का जो उदाहरण नहीं है वो पूछा है। तुम अस्पताल जाओ, जल्दी लौट आओ, मेरा काम जल्दी कर दो, या राम विद्यालय जाओ। देखिए जो आज्ञार्थक, तुम आज्ञार्थक वृत्ति क्या है, जहां पे हम क्या दे रहे हैं, आदेश दिया जाएगा। तुम हॉस्पिटल जाओ, ठीक है, तो इसमें आज्ञार्थक वृत्ति है। जल्दी लौट आओ, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ आदेश या ऑर्डर जो है दिया जा रहा है, मेरा काम जल्दी कर दो, तो ये भी आज्ञार्थक है। लेकिन राम विद्यालय जाता है, इसमें नहीं बोला गया है। ये अगर इसी को मैं बोलती राम विद्यालय जाओ, तो वहां पे आज्ञार्थक हो जाती, अब इसमें नहीं होगी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य वाच्य जो हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और एक आता है भाववाच्य, ठीक है। एक क्या आता है, भाववाच्य सॉरी। देखिए कर्तवाच्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में क्या होता है, क्रिया का जो संबंध है वो कर्ता के साथ होता है। क्रिया का संबंध किसके साथ होता है, कर्ता के साथ होता है, वो कृतवाच्य होते हैं। कर्मवाच्य जहां पे क्रिया का संबंध किसके साथ है, कर्म के साथ है, तो कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य क्रिया का जो संबंध है, क्रिया मतलब जो काम किया जा रहा है, इसमें क्रिया का संबंध किससे मिलेगा, भाव से मिलेगा, ठीक है, किससे, भाव से मिलेगा। तो राकेश नहीं लिखता, बच्चा नहीं बोलता, बच्चों ने शेर पकड़ा, इसमें भाववाच्य नहीं है। कान्हा से पढ़ा नहीं जाता, राकेश से लिखा नहीं जाता, वहां पे भाववाच्य हो जाता। बच्चे से बोला नहीं जाता, वहां पे भाववाच्य होता है। बच्चों से शेर पकड़ा नहीं जाता, वहां पे भाववाच्य होता है। या बच्चों से शेर पकड़ा गया, वो हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे भाववाच्य क्या हो जाएगा, कान्हा से पढ़ा नहीं जाता। कान्हा से पढ़ा नहीं जाता जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कान्हा यहाँ पे देखो क्या है, कान्हा यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, ठीक है। कान्हा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और पढ़ना क्या होगा, पढ़ना होगा कर्म, पढ़ना क्या होगा, कर्म होगा। और नहीं जाता, नहीं जाता क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। सॉरी एक मिनट, ओके, क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वाक्य दिया है, नकारात्मक। भाववाच्य में ज्यादातर वाक्य आपको नकारात्मक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कान्हा से पढ़ा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। अब देखिए कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना आता है। जैसे मैंने एक लिखा, मरीज पानी नहीं पी सकता, मरीज पानी नहीं पी सकता, ये क्या है, कृतवाच्य है। इसी को अगर कर्मवाच्य बनाना जाए तो कैसे बनेंगे, मरीज से पानी नहीं पिया जाता, मरीज से पानी नहीं पिया जाता, इसका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज करना भी जो है आ जाता है। और भाववाच्य में हम द्वारा का यूज कर लेते हैं, ठीक है, द्वारा शब्द का भी जो है यूज हो जाता है इस पे। जैसे मान लो मैंने कृतवाच्य में एक शब्द लिखा, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो उसको भाववाच्य में कैसे करेंगे, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से वो भाववाच्य में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें बताना है वाक्य का प्रकार, दिए गए वाक्य का प्रकार बताना है। बच्चा दौड़ा फिर यहाँ आया, पहले दौड़ा और फिर यहाँ आया, तो सरल तो है नहीं ये, ठीक है। सरल में तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सिंपल वाक्य जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मिश्रित कब होता है, जब दो वाक्यों से मिलकर वो बनता है, ठीक है, जिसमें एक उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर डिपेंड होता है। संयुक्त जहां पे दो वाक्य होते हैं, ठीक है, और वो किसी न किसी शब्द से जुड़े होते हैं। जैसे बच्चा दौड़ा और यहाँ आया, ये दो अलग अलग भी मीनिंग निकाल रहे हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग भी है, और ये दो जोड़ दिए गए हैं किस शब्द से, फिर शब्द से, और शब्द आ जाए, ठीक है, और से जहां पे जोड़ दिया जाए वहां पर भी संयुक्त वाक्य जो है होता है, ठीक है। ओके, तो ये याद रखना है। जैसे आप कह सकते हैं, हम लोग पुणे घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, तो हम लोग पुणे घूमने गए, यहाँ पे एक ये वाक्य है, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अगर इसको सिर्फ इतना लिखूंगी मैं तब भी उसका कोई ना कोई मीनिंग रहेगा, और हम वहां 4 दिन रहे, इसका भी कोई ना कोई मीनिंग रहेगा, ठीक है।
और इसको मैंने और से कनेक्ट कर दिया है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्रित में क्या होगा, एक वाक्य होगा और दूसरा उपवाक्य होगा। जो उपवाक्य होगा वो ऑब्वियस है वाक्य पे डिपेंड होगा, ठीक। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये। ओके, अगले में देखो मुहावरे के अर्थ को बताना है। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मतलब क्या है, अज्ञानियों में जो थोड़ा ज्यादा ज्ञान रख लेता है उसका सम्मान होना, ठीक है। अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, ठीक। चलिए, लोकोक्ति है बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। बिन परिश्रम के सफलता नहीं मिलती, इसका मतलब बताना है। डूबते को तिनके का सहारा, नहीं, डूबते को तिनके का सहारा नहीं हो जाएगा, ठीक है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी का पैठ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी का पैठ, इसका मतलब होगा बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पे और दिया है 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब 9 दिन में 2.5 कोस मीन्स सुस्त होना कह सकते हैं, ठीक है। सुस्त होना, तभी तो 9 दिन में 2.5 कोस चल रहा है, ठीक है, उस तरीके से। अब देखो, बालू से रेत निकालना। बालू में से रेत कोई निकाल सकता है, ठीक है। तो असंभव को संभव बनाना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, असंभव को संभव कर दिखाना, ठीक है। जब असंभव को संभव कर दिखाएंगे तभी यूज होगा बालू से रेत निकालना। दूसरा है डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति में सहायता करना कह सकते हैं, ठीक है। और बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी का पैठ। चलिए, ओके, फिर से है मुहावरा, आंधी के आम होना। आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आंधी के आम होना मतलब संयोगवश सस्ता उपलब्ध होना, आंधी के आम होना। क्या और क्या कह सकते हैं इसको, अधिक मात्रा में और बहुत सस्ते में मिलने वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, आंधी के आम होना, ठीक है। विराम चिन्ह बताना है यहाँ पे कि ये जो लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें कौन सा चिन्ह यूज हुआ है। ये वाला जो चिन्ह आप दिख रहे हैं, ये जो डॉक्टर के पीछे लगा हुआ है, इसको कौन सा चिन्ह जो है बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, लाघव चिन्ह जो है बोला जाता है। तो देखिए, चिन्हों में आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको अर्ध विराम याद रखना है। कौन सा याद रखना है, अर्ध विराम। अर्ध विराम को कैसे शो किया जाता है, ये सेमीकोलन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक होता है अल्प विराम, अल्प विराम जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोमा, ये वाला, ठीक है। अर्ध विराम हो गया, अल्प विराम हो गया। एक होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो सभी को पता होगा, ठीक है। और एक होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसी पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी लगा दीजिए, ये विस्मयादिबोधक हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह सबको पता है, ये होता है, ओके। एक होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, या सिंगल ले लो आप, ठीक है। तो ये उद्धरण चिन्ह होता है। एक योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह कौन सा होता है, ये जिसको क्या बोलते हैं, हाइफन। क्या बोला जाता है, हाइफन, ओके। एक डैश होता है, डैश अलग चीज हो जाएगी तो वो नहीं रहेगा। कोष्ठक, देखो कोष्ठक इसमें दिया गया, तो ब्रैकेट्स जो भी होती हैं, स्क्वायर, एंगुलर, जो भी, वो कोष्ठक में आ जाएगी, ठीक है, ओके। ओके, एक आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये होता है, ये जिसको हम, ये गोल सर्कल आपको दिख रहा है, इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। जिस वर्ड को हमें क्या लिखना होता है, छोटे रूप में जब लिखना होता है ना, संक्षेप रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने डॉक्टर को पूरा ना लिख के इसको ड आ लिखा और लाघव चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो ये संक्षेप में नहीं लिखा इसको, इसका मतलब अगर पूरा तरीके से देखेंगे तो इसको डॉक्टर बोला जाएगा ये, ठीक है। तो ये वाली चिन्ह जो है इसमें आ जाएगी, ठीक है। लोप चिन्ह ये होते हैं, ये जो डैश 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 मिलते हैं ना, इसको जब मतलब कोई भी कथन जब हम अधूरा छोड़ देते हैं तो उसको लोप चिन्ह बोला जाता, लोप चिन्ह वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। एक और यहाँ पे बचा है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह कौन सा होता है, अवतरण जैसे ये उद्धरण हमने किया था ना, इसी को किया जाता है, इसी अवतरण को ही उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। ये इन्वर्टेड कोमास जो मैंने बोले थे, इसी को अवतरण भी बोल सकते हैं और उद्धरण भी बोल सकते हैं, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे 3rd हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया आदेश चिन्ह कौन सा है। आदेश चिन्ह,
आदेश चिन्ह पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए, आदेश चिन्ह को एक और चीज बोला जाता है, वो बोला जाता है विवरण चिन्ह। मतलब जहां पे हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, उसका विवरण देते हैं, उसको बोला जाता है आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह। और ये हम दिखाते हैं इससे। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? कॉलन और डैश। कॉलन और डैश से हम दिखाते हैं विवरण। मतलब जब भी हमें कोई मान लो डेफिनेशन ही लिखनी है तो हम इस तरीके से लिखते हैं ना, उसको जब हमें डिफाइन करना होता है तो उसी को आदेश चिन्ह बोलते हैं। और इसी आदेश चिन्ह को विवरण चिन्ह भी जो है बोला जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये डैश होता है, इसको क्या बोलते हैं? निर्देश चिन्ह। एक आदेश हो गया, एक निर्देश। अब ये याद रखिए, ये जो है ये निर्देश का है और ये आदेश चिन्ह है। ये निर्देश चिन्ह है, जो सिंपल डैश होगा वो निर्देश चिन्ह होगा, और आदेश के लिए कोलन और डैश का यूज किया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। ये क्या होंगे? उद्धरण चिन्ह हो जाएंगे ये। ठीक है, ये उद्धरण चिन्ह हो जाएंगे। और ये हमने पढ़ा था, ये जहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लोप चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? लोप चिन्ह जो है इसको बोला जाता है। ठीक, ओके। चलिए आगे कोई अलग चीज़ आती है तो वो मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे ये यूज़ हुआ है। चलिए देखो, इसमें भी है, दिए गए वाक्य में निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। तो जब भी हम एक से ज़्यादा नाम एक साथ लिखते हैं तो आपको पता होगा हम क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं। तो मोहन, गोपाल, गिरिधर ऐसे लिखा जाता है ना, तो कोमा का यूज़ जो है होना था इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखिए। थोथा चना बाजे घना, उचित लोकोक्ति का सही अर्थ है। थोथा चना बाजे घना यानी कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो बहुत बोलता है। मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, यानी कि थोथा चना बाजे घना। ठीक है, अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ, अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना। ठीक है, मतलब उसे आता खुद नहीं है लेकिन उसका जो आरोप है वो किसी और पे मढ़ेगा। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना और बहाने बनाना आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए ओके। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी मुहावरे के अर्थ को जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। एक तो चोरी मतलब एक तो अपराध किया उसने और ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। तो एक तो अपराधी और ऊपर से अकड़ दिखाना क्या कहला जाएगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? जिसमें उपसर्ग का, देखिए अपनापन, अपनापन में अपना और पन, मतलब हम प्रत्यय तो बोल सकते थे क्योंकि पीछे लगा है, अपने का मीनिंग होता है खुद। ठीक है, तो इसमें अप नहीं बोल सकते हैं, अप उपसर्ग नहीं बोल सकते, तो इसमें तो नहीं है। सुंदरता, सुंदर और ता जो पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है। ठीक है, उपसर्ग नहीं होता, तो इसलिए इसमें भी नहीं। इसी तरीके से बुढ़ापा, तो बूढ़ा और पा, पा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बचा उपकार, उप जमा कार, उप जमा कार, तो उप जो है ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट है सुवर्ण। सुवर्ण शब्द के प्रकार का चयन बताना है कि ये तत्सम है या तद्भव। सुवर्ण, तो सुवर्ण की अगर हम बात करें तो ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं, और संस्कृत के जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द होंगे वो तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, सुवर्ण, तो इसको संस्कृत में क्या बोला जाएगा? सुवर्ण को संस्कृत में बोला जाता है स्वर्ण। स्वर्ण, जो हम सोना की बात करते हैं उसी को संस्कृत में स्वर्ण बोला जाता है, और हिंदी में सुवर्ण हो जाएगा, सुवर्ण। ठीक है, तो इसीलिए तद्भव जो है शब्द होगा, हिंदी का शब्द है। चलिए ओके, आगे क्वेश्चन है वकील निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? वकील, तो वकील जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
ओके, आमरण शब्द में कौन सा समास है? आमरण, आमरण, ठीक है। तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आमरण क्या होता है? मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, देखो मरण का अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन जैसे ही हमने आमरण जो जोड़ा इसके, आज इसके आगे लगाया, तो इसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब सारा दारोमदार इस पे आ जाता है, पहला पद इसका प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का, ठीक है। मृत्यु पर्यंत, मरण तो मृत्यु हो गया, ठीक है। जैसे ये आ लगा, मृत्यु पर्यंत हो गया ये, ठीक है। क्या हो गया? मृत्यु पर्यंत हो गया। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा जिस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो, ठीक है। ओके, द्विगु समास हमने नहीं पढ़ा था ऊपर। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा, ठीक है। त्रिरत्न, तीन रत्न का समूह, त्रि, चौराहा, ठीक है। तो इस तरीके से संख्यावाची जो शब्द होगा वहां पे द्विगु होगा। तत्पुरुष मैंने बता दिया था, करण मिलेगा आपको, द्वंद्व सॉरी वो मिलेगा, कारक मिलेगा बीच में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। माता पिता हो गया, सुख दुख हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये ऊपर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी क्रिया की, कि किसी भी कार्य या होने का बोध जिस शब्द से होता है उसको हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, ठीक है। चलिए ओके, अब पूछा गया है दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक प्लस गज होता है। तो क के नीचे आप ये देख रहे हैं, ये व्यंजन संधि, इससे आपको पता चलेगा कौन सी संधि। व्यंजन संधि में हर एक में आपको क्या मिलेगा? हलंत मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो व्यंजन संधि का जो है ये उदाहरण हो जाएगा दिक जमा गज, ठीक। चलिए ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब शांत, शांत हो सकता है, काला हो सकता है, आगामी हो सकता है। तुम नहीं, तुम क्या है? तुम सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम है। हमने पढ़े थे ना 3 तरीके के सर्वनाम पुरुषवाचक में, एक उत्तम पुरुष आता है, एक मध्यम पुरुष आता है और एक अन्य पुरुष आता है। और मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम, तुम्हें, ये सारे जो है किसमें आते हैं? मध्यम पुरुष में जो है आते हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का जी विषा कैसे लिखा जाएगा? तो जी और जी, पहले छोटी ई फिर बड़ी ई और विषा में छोटी ई आएगी, याद रखना है। वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होता है ये वर्ड, तो ये याद रखना है कि किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, जी विषा को। चलिए ओके, इसमें फिर अगेन शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो गृहिणी, गृहिणी ऐसे लिखा जाएगा, रे इस तरीके से बनेगा, है में छोटी ई आएगी और अणा में बड़ी ई आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो है में मात्रा नहीं दी गई है, यहाँ पे री को सही से नहीं लगाया गया है, रे बना दिया गया है, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए ओके, शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अनुचित, अनुचित क्या होता है? कहा हुआ, कहा हुआ, ओके सॉरी अभिहित, ओके यहाँ पे सॉरी ये बताने थे। ओके, अभिहित का मतलब होता है कहा हुआ और अविहित का मतलब होता है अनुचित, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, जागृति का विलोम शब्द कौन सा है? जागृति जो जागा हुआ है, तो सुषुप्ति मीन्स जो सोया हुआ है, सुषुप्ति हो जाएगा। विलोम शब्द उल्टा पूछा है यहाँ पे, ठीक है। जंगम का स्थावर होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे बेमेल शब्द बताना है। अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार, तो अर्थालंकार जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 कैटेगरीज आती है ना हमारे पास, एक शब्दालंकार की आती है और दूसरी अर्थालंकार की आती है। फिर ये सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जैसे अनुप्रास और श्लेष एक उसमें आगे, और बाकी के जैसे उपमा, उपमेय, ये एक कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। अन्न को पचाने वाली अग्नि, जो अन्न को पचाती उसको बोलते हैं जठर अग्नि। क्या बोला जाता है? जठरा अग्नि बोला जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द
तरी का पर्यायवाची नहीं है, जो तरी का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो पोत होएगा बिल्कुल, नाव होएगा, डोंगी होएगा। रति जो है नहीं होगा। रति का मतलब क्या होता है? रति का मतलब होता है सौंदर्य। रति का मतलब क्या होता है? रति का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सौंदर्य, ठीक है, आसक्ति बोल सकते हैं इसको आप। तो ये नहीं होगा, बाकी तरीके पर्यायवाची हैं। चलिए, अशुद्ध वृत्तनी जो है यहाँ पे बतानी है। तो देखो यहाँ पे अनभिज्ञ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अनभिज्ञ सही है। अष्टांग योग, अष्टांग ऐसे ही लिखा जाता है, अष्टांग, और योग, योग अलग से आप देख सकते हैं। अवाम भी सही है। अंत्येष्टि में क्या गड़बड़ है फिर? देखो अंत, ये इतना ठीक है। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि नहीं होता, ट होता है, अंत्येष्टि होता है, ठीक है। तो ठ नहीं होता है, ठीक है। तो ये गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगी। अंत्येष्टि होता है, ट आएगा यहाँ पे। तो बस ये गड़बड़ थी इसमें। चलिए, यहाँ पे पूछा है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। ऐसी चंद्रिका जिसे देखने या समझने वाला कोई न हो। ऐसी चंद्रिका या शोभा जिसे देखने वाला समझने वाला कोई ना हो, इसे बोलेंगे अरण्य चंद्रिका। क्या बोला जाएगा इसको? अरण्य चंद्रिका, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है? किस विकल्प में अपादान कारक की विभक्ति का? ओके, रीता फल खाती है, बलराम पेड़ से। देखिए अपादान में क्या होता है, ये है ना, कर्ता ने मिलेगा आपको, कर्म को मिलेगा, करण से संप्रदान के लिए और अपादान से, दोनों में ही से आता है। लेकिन जब भी कोई चीज किसी से अलग होने की बात होती है तो वहां पर मतलब कोई चीज जुदाई के संदर्भ में जब की जाए, अलग होने के, अलगाव जहां पे दिखे, वहां पे क्या होगा? अपादान कारक। अब देखो बलराम पेड़ से गिरा, पेड़ से क्या हो गया? वो अलग हो गया है, गिर गया है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। गोपाल ने राधा को बुलाया, तो यहाँ पे तो कर्ता हो जाएगा। राधिका सितार बजा रही है, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहेगा बलराम पेड़ से गिरा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का कौन सा युग जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो हिंदी साहित्य का भक्ति काल जो है इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ओके, देखो इसमें क्या होता है, वाक्य में प्रयोग करके आप देख सकते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग का, ठीक है। कई बार जो है वो सही नहीं बैठता है, बट ज़्यादातर जो वर्ड होंगे उनमें बैठ जाता है, ठीक है। देखो जैसे मुझे तुम्हारी खबर मिली, मुझे तुम्हारी खबर मिली, ठीक है, जैसे मिली, तो तुम्हारी किस में रहेगा? स्त्रीलिंग में रहेगा, ठीक है। मुझे खुशी हुई, खुशी हुई, या मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ऐसे ही बोलेंगे। ऐसा तो नहीं बोला जाएगा कि मेरा खुशी का ठिकाना है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ऐसे बोलेंगे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिली, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरी, तो ये शब्द जब आ रहे हैं तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग में बोले जा रहे हैं। तो ये शब्द जो है स्त्रीलिंग के लिए है, खुशी, खबर, खुशकिस्मत। लेकिन सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य, मेरा, मेरा आ गया। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सौभाग्य जो होगा वो पुल्लिंग शब्द होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वाक्य के प्रकार का चयन बताना है। वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। क्योंकि शब्द जब आ जाएगा ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि जहां पर भी दिखेगा वो मिश्र वाक्य है। वह इसलिए बाजार गया, वह देखिए वह किस लिए बाजार गया, इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसको फल खरीदने थे। डिपेंड है एक दूसरे पे, वाक्य और उपवाक्य दोनों है यहाँ पे, ठीक है। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। तोता, गमला, केला, दर्शन। इनमें से जो बहुवचन है वो बताना है। तो दर्शन जो है शब्द यहां पे क्या हो जाएगा? बहुवचन जो है आ जाएगा, ठीक है। तो बस याद रखना है कि दर्शन जो शब्द होगा वो बहुवचन होगा। नेक्स्ट है, ओके, इसमें देखिए वाक्य के प्रकार बताने हैं। विधानवाचक, संदेहवाचक, निषेध, आज्ञावाचक। ओके, बाहर जाना मना है,
बाहर जाना मना है। संदेह कब होगा? जब किसी चीज का संदेह होता है, वहां पे होता है संदेह। आज्ञा मतलब किसी में आदेश दिया जा रहा है, ठीक है, वो आज्ञावाचक में आ जाएगा। अब विधानवाचक, जहां पे हमें क्या मिलती है, मतलब किसी तरीके की जब जानकारी प्राप्त होती है उसको विधानवाचक। जैसे राधा पढ़ती है, मेरा काम खत्म हो गया है, तो किसी चीज की जब हमें जानकारी मिल रही है, मतलब किसी काम का होना पाया जा रहा है, वहां पे विधानवाचक वाक्य जो है वहां पे हो जाएगा। निषेध में क्या होता है? जहां पे कार्य के न होने का बोध पाया जाए, ठीक है, जहां पे वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसको हम निषेधवाचक बोलते हैं। तो बाहर जाना मना है, तो ये क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। निषेधवाचक जैसे मैं बोलूं वह आज स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है, तो रोक लगाई गई है ना उस पर, कुछ इस तरीके का काम जहां से कोई कार्य नहीं कर पा रही हैं हम। बाहर जाना मतलब वो बाहर नहीं जा सकता, उस पर रोक लगी है, निषेध है, तो वो निषेधवाचक वाक्य में आ जाएगा। मैंने दूध नहीं पिया, या उसने आज काम नहीं किया, तो ये जब शब्द आएंगे यहाँ पे निषेधवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, इसमें बोला गया है नीचे दिए गए वाक्य के वाच्य प्रकार का चयन कीजिए। आरती ने पत्र लिखा। आरती ने पत्र लिखा, ओके। लिखना क्रिया हो जाएगी, लिखना क्या होगी? क्रिया। पत्र क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और लिखना, आरती क्या हो जाएगा? कर्ता। तो जहां पे क्रिया का असर किस पे पड़ता है? कर्म पे, वहां पे कर्म वाच्य होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है? कर्म वाच्य जो है होता है। तो यहां पे रहेगा आरती ने पत्र लिखा। आरती ने क्या लिखा? पत्र लिखा। लिखा क्या? पत्र। तो ये लिखना जो क्रिया है, इसका किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पर। तो यहां पे कर्म वाच्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो ये तीनों जो है सही है, लेकिन विस्मयादि बोधक वाक्य जो है ये रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं होता है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। जब उसको होश आया, आई नहीं आया, तो उसने अपने माता पिता से बात की। मेरे बगीचे में एक सुंदर चिड़िया आई है, ठीक है। इस सलवार कमीज के साथ नीला दुपट्टा, ना कि नीला, नीला आएगा यहाँ पे, नीला दुपट्टा अच्छा लगेगा। थोड़ी और चेष्टा करो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, मुहावरा है चिकने घड़े पर पानी पड़ने का अर्थ क्या होता है? चिकने घड़े पर पानी पड़ना मतलब उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ना, ये हो जाएगा चिकने घड़े पर पानी पड़ना। चलिए नेक्स्ट है, किस मुहावरे का अर्थ अनायास लाभ होना है? अनायास क्या हो जाए? लाभ हो जाए, इसको बोलेंगे छींका टूटना। अनायास लाभ होना मतलब छींका टूटना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, 6-5 करना क्या होता है? 6-5 करना होता है आनाकानी करना। मतलब मान लो अगर मैं इसको उसमें करूं कि किसी ने किसी से पैसे उधार लिए हैं और जब वो देने में क्या करता है? आनाकानी करता है, तो वहां पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि वो पैसे लौटाने में क्या कर रहा है? 6-5 कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, ठीक। जमीन आसमान एक करना, जमीन आसमान एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। क्या हो जाएगा? कड़ी मेहनत करना, कि उसने जो है एग्जाम पास करने के लिए क्या कर दिए? जमीन आसमान एक कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से मुहावरा जीती मक्खी निगलना का क्या अर्थ है? जीती मक्खी मतलब मक्खी में जी है और उसको निगलना, तो जानबूझकर मतलब ये जानते हुए कि वो गलत कर रहा है उसके बावजूद उस काम को करना, तो जानबूझकर गलत काम करना, जीती मक्खी निगलना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ है? ओके, इसका मतलब हो जाएगा आग लागते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। मतलब झोपड़े में आग लगी है और जो निकल गया उसका क्या है? लाभ है, ठीक। तो ये इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा नुकसान होते समय जो बच जाए वही बहुत है,
ठीक है। ओके, आगे यहाँ पे आप देखेंगे और क्या दिया है इसमें। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मतलब अकेला जो मनुष्य है वो अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, ऐसा बोल सकते हैं। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसका मतलब क्या होगा कि मतलब जो होनहार होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिख जाती है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मतलब जिसने शरण दी है उसी से शत्रुता करना, शरण देने वाले से शत्रुता करना क्या हो जाएगा, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। ठीक है, तो सारे के मतलब मैंने आपको समझा दिए हैं। और नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ, आग लागते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। नेक्स्ट में देखो एक और लोकोक्ति दी है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चील के घोंसले में मांस कहाँ का क्या अर्थ है। चील के घोंसले में मांस कहाँ, जहां कुछ भी बचने की संभावना ना हो। ठीक है, क्योंकि चील है और घोंसले में अगर मांस होगा तो फिर वो कहाँ रहेगा, ठीक है, वो खत्म ही हो जाएगा। तो चील के घोंसले में मांस कहाँ हो गया यहाँ पे। ठीक, तो ये होगा। अब यहाँ पे देखो, ताकतवर आदमी से दो लोग भी हार जाते हैं, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति यूज करेंगे। इसके लिए लोकोक्ति होती है चोर लाठी दो जने और बाप पूत और हम बाप पूत अकेले। इसके लिए जो इसका जो अर्थ होता है वो होता है ताकतवर आदमी से दो लोग भी हार जाते हैं। ओके, किसी तरीके की जिम्मेदारी ना होना, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसके लिए कौन सी लोकोक्ति यूज होती है। आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, मतलब किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी ना होना। ठीक है, बहुत कम अंतर होना, 19-20 होना, 19-20 का अंतर होना मतलब बहुत कम अंतर होना, तो ये हो जाएगा इसके लिए लोकोक्ति, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है जबकि मामूली चीज अधिक होने पर भी कोई कीमत नहीं रखती है। ठीक है, तो क्या होगा, चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भरा न काठ। इसका जो सही मीनिंग रहेगा वो ये रहेगा कि अच्छी वस्तु कम होने पर भी मूल्यवान होती है जबकि मामूली चीज अधिक होने पर भी कोई कीमत उसकी नहीं होती है। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे और भी दिए हैं। इसमें सेकंड नंबर पे है चोर लाठी दो जने और हम बाप पूत अकेले, जो ऊपर हमने पढ़ा था अभी कि क्या ताकतवर आदमी से दो लोग भी हार जाते हैं, वो इसका मतलब हो जाएगा। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, मतलब अपने गांव और घर की जगह पे कहीं और ज्यादा सम्मान पाना। ठीक है, मतलब अपने गांव और घर में आपको उतना सम्मान नहीं है लेकिन कहीं और जा रहे तो वहां पे सम्मान है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। योगी था सो उठ गया आसन रहा बभूत, ये इसका मतलब क्या रहेगा, पुराना गौरव समाप्त होना, पुराना जो गौरव था उसका समाप्त होना। ठीक है, चलिए ओके, कौन सी लोकोक्ति इसमें से सही है। कोयल होय न उजली सोमन साबुन लाए, कोयल खोए नहीं होगा, होय होगा, होय न उजली, तो कोयल होय न उजली सोमन साबुन लाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे है निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तुलसीदास ने सत्य कहा है, प्राधीन सपनेहु सुख नाही, प्राधीन सपनेहु सुख नाही। ओके, इसमें जो है किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है वो बताना है। ओके, देखो इसमें अल्प विराम चिन्ह है, बिल्कुल है, ये आप अवतरण चिन्ह भी देख सकते हैं, ये भी है, और पूर्ण विराम चिन्ह भी है। कहीं पर अर्ध विराम चिन्ह आपको दिख रहा है, अर्ध विराम कुछ इस तरीके से होता है ना, सेमी कोलन, ये वाली चीज नहीं है इसमें, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कोमा होता है वो अल्प विराम होता है। चलिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग पूछा है इसने, किसमें कहा किया गया है, तो 16 मात्राएं को एक मात्रा तथा एस को दो मात्रा, मतलब एक को एक मात्रा और एस को दो मात्रा जो है माना जाता है।
देखिए दीर्घ उच्चारण क्या होता है, जहाँ पे हम ज़्यादा टाइम लेते हैं जिस शब्द को बोलने में, जैसे ओम। ओम शब्द जब हम करते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है ना, तो इसको 2 मात्रा माना जाता है और इसको जो है 1 मात्रा माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई, हम करेंगे या मरेंगे। तो इसमें आपको क्या चिन्ह दिख रहा है? लोप चिन्ह दिख रहा है। ठीक है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो है ये कुछ ऐसा होता है ना, ओम में जैसे हम लिखते हैं, उसको 2 बार बोला जाता है, 2 मात्राएं मानी जाती हैं, ये हो जाएगा। वचन के 2 भेद हैं, इसमें देखो ये क्या है, ये है आदेश चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है? आदेश चिन्ह है, विवरण, विवरण चिन्ह भी बोलते जिसको। और इसमें देखो, इसमें क्या यूज हुआ है? योजक चिन्ह। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? योजक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो यहाँ पे दीर्घ उच्चारण जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। सबसे पहला आप देख सकते हैं रात दिन, कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। और सबसे लास्ट में है पूर्ण विराम चिन्ह, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, निम्नलिखित में से काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च, देखो मिर्च कैसी है? काली। काली मतलब विशेषता बता रही है, तो ये विशेषण शब्द है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मिर्च कैसी है? काली है, तो ये विशेष्य हो जाएगा। तो विशेषण विशेष्य किसमें बताया मैंने आपको? कर्मधारय समास में, तो कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पुष्प, मुंह, उन्मना, मातुल। पुष्प तो देखो देखो संस्कृत का शब्द होता है, तो ये तो तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम है। मुंह अगर हम देखें तो मुंह को संस्कृत में मुख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुख बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुंह जो है वो क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द जो है यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? झगड़ालू, अध्यक्ष, संपूर्ण, अपयश। ओके, जिसमें प्रत्यय देखो पीछे लगता है। अब देखो झगड़ा, अगर मैं झगड़ा अलग कर दूं और लू अलग कर दूं तो लू प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष में अधि और अक्ष होता है। ठीक है, तो इसमें तो उपसर्ग रहेगा। संपूर्ण, सम और पूर्ण, ये होता है ना सम उपसर्ग का हलंत वाला। अपयश, अप और यश, यश का अपना मीनिंग है और अप इसमें उपसर्ग है। तो जो प्रत्यय लगा है वो झगड़ालू में लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? लू प्रत्यय लगा है। ठीक, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ये मैं आपको बता चुकी। मैं आ जाएगा उत्तम में, हम आ जाएगा उत्तम में, वह आ जाएगा अन्य पुरुष में, और तुम आ जाएगा मध्यम पुरुष में। ठीक है, तो तुम जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है? क्या बोला इसने? जो अन्वेषण का पर्यायवाची, अन्वेषण मतलब शोध हो सकता है, जांच हो सकती है, गवेषण हो सकता है। ठीक है, जांच, शोध, गवेषण, अनुसंधान, ये शब्द जो है अन्वेषण के पर्यायवाची। जो नहीं है वो है व्योम शब्द। ठीक है, ओके, व्योम शब्द जो है इसका नहीं होगा। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना, खोज करना मतलब शोध करना, जांच करना, तो व्योम जो है इसका सही अर्थ नहीं होगा। ठीक, व्योम क्या होता है? व्योम, व्योम बोलते हैं किसको? नभ को, आसमान को बोला जाता है, अंबर, आसमान, इसी को व्योम बोला जाता है। ठीक है, तो व्योम ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो देखो अमृत वधु, बिल्कुल सॉरी, अमृत वधु नहीं, अमृत फल सही लिखा है, अद्वितीय सही लिखा, और स्पष्टीकरण भी जो है यहाँ पे सही लिखा है। अब जो सही नहीं लिखा है वो है पिक बंधु। पिक बंधु कैसे सही नहीं है? पिक बंधु, पिक सही है। अब देखो मात्रा ही गलत हो सकती है, या तो ये आगे वाली या पीछे वाली, तो पिक तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। और वंधु में छोटा ऊ आता है ना कि बड़ा, तो पिक वंधु ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा, ये मिस्टेक रहेगी इसमें। चलिए नेक्स्ट है, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कल्पित का विलोम शब्द कौन सा है? कल्पित का विलोम पूछा है, तो कल्पित का विलोम होगा वास्तविक।
कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा, वास्तविक जो है हो जाएगा। ठीक है, कल्पित होता है कल्पना। अब कल्पना करना, उसका जो विलोम बनेगा वो तो रियल बनेगा ना, वास्तविक बनेगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। साथ चलने वाली स्त्री। साथ चलने वाली स्त्री के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है सहचरी। क्या बोलेंगे, सहचरी जो है इसको बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन। आपका सामान सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित देखो कैसे लिखा है, सुरक्षित ये रहेगा यहाँ पे। ठीक, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। ये बाकी तीनों सही हैं, सुरक्षित को ही गलत लिखा गया था, तो अशुद्ध वर्तनी छाटनी थी हमें। ओके, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। नाटक, वंशजा, पंचम, धोबी। ओके, स्त्रीलिंग देखो, धोबी तो वैसे ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ, तुम्हारा पुल्लिंग में जाएगा। वंशजा, वंशजा हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा। वंशजा जो है ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि धोबी का देखो स्त्रीलिंग क्या होता है, धोबी न होता है ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और पंचम की अगर बात करें तो 5, पंचम मतलब 5। ठीक है, तो इस ये पुरुष जाति से ही मतलब पुल्लिंग ही जो है ये हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग उसका ही बोध होगा, पुरुष जाति का ही, तो पंचम उस तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। हाँ हाँ सब ठीक है, देखो ये साइन आपको दिख रहा है, विस्मयादिबोधक वाक्य। न आंखें बंद करके लगा सकते हो इसको आंसर आप, जैसे ही आपको दिखेगा विस्मयादिबोधक, क्वेश्चन मार्क दिखेगा प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए ओके। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक। तो सिर्फ जो कर्ता की बात हो रही है, गुरु ने शिक्षा दी, सिर्फ अगर इतना होता गुरु ने शिक्षा दी तो हम कर्ता कारक कह सकते थे, क्योंकि सारा जो बोझ है वो किस पर आ रहा है, कर्ता पे आ रहा है। अब यहाँ पे गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी है, शिष्य को। ठीक है, तो ये कर्म रहेगा। ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा। मुहावरा है कलेजा धक से रह जाना, मतलब डर जाना। कलेजा धक से रह जाना, डर जाना। लोकोक्ति है अपना हाथ जगन्नाथ। स्वयं का कार्य स्वयं करना ही अच्छा होता है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मजदूर परिश्रम करता है, ये अल्प विराम है, और ये पूर्ण विराम है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन था ये, तो ये हो गया है। और ये जो भी क्वेश्चन सॉरी विराम चिन्ह वाला जो है, ये मैंने हिंदी कंप्लीट करवा रखी है, जाके अगर जिसने कंप्लीट अगर ग्रामर देखनी है तो वो वहाँ पे देख सकता है। ओके, तो मतलब पूरा जो है जो भी सिलेबस आता है डीएसएसबी में वो कंप्लीट है वहाँ पे, उसमें आप जाके देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको देखना है, चाहे वो आप संज्ञा देखना है, सर्वनाम देखना है, विराम चिन्ह देखना है, रस देखना है, सब जो है करवाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप मतलब उतना अच्छे से जो है फिर पेपर को कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।